बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में बिलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह अत्यंत गरीब था। उसकी गरीबी इतनी गहरी थी कि न तो उसे ढंग के कपड़े नसीब होते थे और न ही पेट भर भोजन। बिलाल के पास अपनी कोई जमीन नहीं थी। कभी कभी वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी जुटा लेता था। उसका आशियाना भी बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जो बरसात में टपकती और सर्दी में ठंडी हवा को रोक नहीं पाती थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि बिलाल मेहनत से ज्यादा किस्मत पर भरोसा करता था। उसे लगता था कि इंसान को वही मिलेगा जो भाग्य में लिखा है, चाहे वह मेहनत करे या न करे। इसलिए वह अक्सर हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान और अनुभवी आदमी उसके पास आया। उसने बिलाल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इतनी कठिन और तंगहाली भरी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? तुम्हारे अंदर तो अभी जवानी की ताकत है, आंखों में सपने हैं और दिल में हिम्मत। अगर तुम ठान लो तो अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी किस्मत बदल सकते हो बल्कि दूसरों के लिए भी मिसाल बन सकते हो। काका, ज्यादा मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। जितना किस्मत में लिखा है मिलेगा तो उतना ही। बेटा, यही गलती तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे हैं। उन्होंने भी खुद को पूरी तरह से भाग्य के भरोसे छोड़ दिया था। इसीलिए वह कोई काम नहीं करते थे, सारा दिन घर पर ही पड़े रहते थे। ऐसे ही तुम्हारे पिता ने किया। जब घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता और 2-4 दिन का भूखा हो जाता, तभी कहीं जाकर वह मजदूरी करने निकलता। तुम्हारी गरीबी भी तुम्हारे पूर्वजों की इन्हीं गलतियों की वजह से है। काका, आखिर मैं क्या करूं? देखो, गांव में सबके पास अपनी अपनी जमीन और अच्छे घर हैं, मगर तुम्हारे पास ना जमीन है ना ढंग का घर। ये टूटा फूटा मकान भी तुम्हारे दादा ने बनाया था। बेटा, जब तक तुम किस्मत का रोना रोते रहोगे तब तक जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें अपना विवाह भी करना है और विवाह तभी होगा जब तुम धन कमाओगे। काका, आखिर मैं क्या काम करूं? गांव में तो कोई काम ही नहीं मिलता है तो भी 2-4 दिन का ही मिलता है। बिलाल, ये दुनिया बहुत बड़ी है, इसमें काम की कोई कमी नहीं। तुम्हें गांव में काम नहीं मिलता तो दूसरे गांव में काम तलाश करो। अरे, जब काम ही करना है तो कहीं भी कर सकते हो। अगर तुम कोई काम करने लगे और इस घर की मरम्मत करवा ली तो मैं तुम्हारा विवाह करवा दूंगा। काका, अगर ऐसी बात है कि तुम मेरा विवाह करवा दोगे तो मैं आज से ही काम में लग जाऊंगा। विवाह करने के लालच में बिलाल दूसरे गांव में जाकर मजदूरी करने लगा। वो कई महीनों तक काम करता रहा। जब उसके पास अच्छा खासा धन इकट्ठा हो गया तो उसने अपने घर की मरम्मत भी करवा ली। अब उसके पास सब कुछ था जिससे वह विवाह कर सके। उसे समझ आ गया कि मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। एक दिन उसने सोचा, अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली और घर में खाने के लिए अनाज भी है। अब मुझे खालिद काका से अपने विवाह के बारे में बात करनी चाहिए। इतना सोचकर बिलाल खालिद काका के पास गया और उससे कहने लगा, काका, आपने मेरे से कुछ वादा किया था कि अगर मैं घर की मरम्मत और धन कमाने लगूं तो आप मेरा विवाह करवा देंगे। अब तो मैंने घर की मरम्मत भी करवा ली है और रोज काम करने भी जाता हूं। अब आप मेरा विवाह करवा दीजिए। हाँ बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूं कोई। देखो, शादी ब्याह के मामले में लोग अक्सर सच्चाई नहीं बताते, थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ाकर ही बात करनी पड़ती है। अगर लड़की सांवली भी हो तो उसे गोरी और अत्यंत सुशील बताकर पेश किया जाता है, भले ही उसे छोटे मोटे काम ठीक से करने ना आते हो। ठीक वैसे ही लड़के के बारे में भी लोग झूठ मूठ की बातें जोड़ देते हैं। चाहे लड़के के पास जमीन जायदाद ना हो, किराए के मकान में रहता हो, घर में खाने को अनाज तक ना हो, लेकिन जब विवाह करना हो तो कहेंगे कि लड़के के पास बहुत जमीन है, वह गांव का सबसे इज्जतदार आदमी है, और कहेंगे कि आपकी बेटी इसका साथ जाएगी तो मानो दूध की नदियों में नहाएगी। शादी ब्याह में लोग इस तरह का झूठ मूठ बोलते हैं। तो मैं तुम्हारे लिए कोई रिश्ता लेकर आऊंगा तो मैं भी झूठ बोलूंगा। तुम बस चुपचाप सुनते रहना। उनके सामने ज्यादा सच्चे बनने की कोशिश मत करना, वरना कुंवारे ही रह जाओगे। खालिद काका बिलाल को अच्छी तरह समझा देता है और फिर कुछ दिनों बाद एक आदमी को लेकर बिलाल के घर आता है।
देखो अली जी, यह लड़का गांव का सबसे होनहार, चतुर, चालाक और मेहनती लड़का है। इसके पास पूरी 100 बीघा बटाईदारी जमीन है और उसमें बहुत अच्छी फसल भी होती है। घर में अकेला रहता है। तुम्हारी बेटी आते ही रानी बन जाएगी। ऐसा लड़का तुम्हें कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। जिस आदमी को खालिद काका लेकर आया था, उसे खेती और जमीन संबंधित कोई ज्ञान नहीं था। उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था कि बटाईदारी किसे कहते हैं। वो तो 100 बीघा जमीन लड़के के पास होने के नाम पर ही बहुत खुश हो गया। और जानसा आदमी को खालिद काका लेकर आया था, उसे बटाईदारी का मतलब भी नहीं पता था। बोला, मुझे यह लड़का पसंद है। अगले हफ्ते आपसे दोबारा मिलूंगा, तब हम विवाह का दिन तय कर लेंगे। तो मैं इस विवाह को पक्का समझूं? हाँ, पक्का समझिए। अब अपनी बात से पलटना नहीं है। मैं अभी इस विवाह को पक्का करता हूँ। अगले हफ्ते विवाह का दिन तय हो जाएगा। मैंने एक बार जबान दे दी तो बस दे दी, फिर मैं मुकरता नहीं हूँ। वो आदमी बहुत खुश हुआ और अपने घर लौट गया और जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, आज मैं बहुत खुश हूँ। हमारी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में पक्का करके आया हूँ। लड़का अमीर है, घर में अकेला ही है, ना कोई भाई है ना बहन। हमारी बेटी राज करेगी और उसके पास अपनी बटाईदारी की 100 बीघा जमीन है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्या बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? बटाईदारी का असली मतलब जानते हो? मैं किसान की बेटी हूँ। मुझे बटाईदारी का मतलब अच्छी तरह मालूम है। वह जमीन उसकी नहीं है, किसी जमींदार से 1 साल के लिए आधे हिस्से पर ली हुई है। फसल का आधा हिस्सा उसे मालिक को देना होगा और आधा खुद रखेगा। तो क्या हुआ? तब भी लड़का ठीक ही है। अरे, आप पगला गए हो क्या? कहाँ ठीक है? उस जमीन की कोई गारंटी नहीं। अगले साल मालिक चाहे तो किसी और को दे देगा। तब उस लड़के के पास मजदूरी करने के अलावा और कुछ नहीं बचेगा। देखो, मैं साफ साफ कह रही हूँ, वो किसान नहीं मजदूर है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी मजदूर से नहीं करूँगी। समझे आप? लेकिन भाग्यवान, मैं तो जुबान दे आया हूँ। अब कैसे मुकर्रर सकता हूँ? अगर सच में उसके पास जमीन है तो उससे जमीन के कागज मांगो। देखना वो कैसे दुम दबाकर भाग जाएगा। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही जाऊंगा और उसे जमीन के कागज मांगूंगा। अगले दिन सुबह अली खालिद के घर पहुंच जाता है। अली को अपने घर देख बिलाल जल्दी से खालिद काका को बुला लाता है। तभी खालिद काका बोले, लगता है बात जम गई। आप जुबान के पक्के निकले। चलो अब विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए। मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ, वादा करके मुकर्ररता नहीं। लेकिन आप भी अपने वादे पर टिके रहिए। अब आप मुझे लड़के की जमीन के कागज दिखा दीजिए ताकि साफ हो जाए कि लड़के के पास 100 बीघा जमीन है। इतना सुनते ही खालिद काका के चेहरे पर पसीना छलक आया। वह बुरी तरह से घबरा गया और बोला, भाई, आप शायद ठीक से समझे नहीं। अभी लड़के के पास बटाईदारी के खेत हैं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, ये जल्दी ही वह जमीन खरीद लेगा। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? अरे, मजदूर के पास इतने पैसे नहीं होते कि दाल रोटी के साथ सब्जी भी खा ले, और तुम कह रहे हो कि यह जमीन खरीद लेगा, वह भी मजदूरी से। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मजदूरी करने वाले जिंदगी भर खेत में पसीना बहाते रहते हैं, लेकिन सुख का एक दिन भी नसीब नहीं होता। शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे झूठ बोलकर मुझे फंसाना चाहते हो? कान खोलकर सुन लो, मुझे अपनी बेटी का विवाह तुम जैसे मक्कारों के यहां नहीं करना। अब मैं अपनी बेटी का विवाह शहर में करूंगा। तुम गांव वाले धोखेबाज होते हो। इतना कहकर अली वहां से चला गया। बिलाल खालिद काका की तरफ गुस्से से देखता हुआ बोला, आपको झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? झूठ से रिश्ते बनते नहीं बल्कि बिगड़ते हैं। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा। झूठ बोलने से, विवाह की बात बिगड़ जाने की वजह से बिलाल का मन टूट गया। अब उसका काम में भी मन नहीं लगता था। जहां भी काम करने जाता ढंग से मेहनत नहीं करता। लोग उससे नाराज होकर उसे काम से निकाल देते। मजबूरी में वो फिर से अपने गांव से निकलकर आसपास के गांव में काम ढूंढने निकल पड़ता है, लेकिन वहां भी मन लगाकर काम नहीं करने के कारण निकाल दिया।
उसी गांव में एक जमींदार अपनी पत्नी अस्मा और एक बेटी के साथ रहता था। उसकी पत्नी भोली और अच्छे स्वभाव की महिला थी, बल्कि जमींदार किसी की भी बातों में आ जाता था। जमींदार के पड़ोस में ही एक महिला रहती थी, फातिमा, जो काफी लालची थी। उसके मन में अस्मा के प्रति काफी ईर्ष्या थी और वह जमींदार की सारी धन संपत्ति हड़पना चाहती थी। ये आसमा अपने आप को समझती क्या है? जमींदार से शादी क्या हो गई? ये तो उड़ने लगी है, इसका कुछ करना पड़ेगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई। अब देखती हूँ ये कितने दिन जमींदार के साथ रह पाती है। एक दिन जमींदार किसी काम से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे, तभी उसे वह महिला रोक लेती है रुकिए जमींदार जी, और अस्मा को लेकर भड़काने लगती है। आपको पता है आपने अस्मा से शादी करके कितनी बड़ी गलती कर दी। वह अस्मा बहुत की नीच औरत है। वह आपकी शादी से पहले दूसरों के घरों में काम करने जाती थी और अभी वो आपके पैसों की वजह से आपसे शादी की है। आपके बाहर जाने के बाद वो बहुत फिजूल खर्ची करती है। मेरी मानो तो आप उसे छोड़ दो और दूसरी शादी कर लो। लेकिन अब मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी एक बेटी भी है। तो क्या हुआ, मेरे पास एक योजना है जिससे ना तो आपकी बेटी रहेगी और ना आपकी पत्नी। जमींदार उस फातिमा के बहकावे में आ जाता है। वह अस्मा के लिए जमींदार के मन में नफरत पैदा कर देती है और फातिमा की योजना को बड़ी ध्यान से सुनने लगता है। जब वह बातें कर ही रहे थे, तभी अस्मा भी वहीं आ जाती है और उनकी बातें ध्यान से सुनने लगती हैं। उनकी बातें सुनकर आसमा काफी घबरा जाती है, क्योंकि फातिमा उसे और उसकी बेटी को जलाने की साजिश कर रही थी। हे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। मुझे कैसे भी करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलना होगा। इतना कहकर वो अपनी बेटी को लेकर उसी समय घर से भाग जाती है और जंगल की तरफ चली जाती है और वहीं झोपड़ी बनाकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बिलाल के हालात इतने बिगड़ गए कि उसके भूखे मरने की नौबत आ गई। वह एक दिन बैठे बैठे सोच रहा था, अब यहाँ मेरे लिए कुछ नहीं बचा, ना काम ना इज्जत, बस घर के नाम पर यह टूटी फूटी झोपड़ी है। यहाँ इस तरह रहने से अच्छा होगा कि अब शहर चला जाऊं, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। काफी सोच विचार के बाद बिलाल दूसरे दिन अपने घर से शहर के लिए निकल गया, लेकिन उसे शहर का रास्ता पता नहीं था। वह नहीं जानता था कि शहर कहाँ है, वहाँ उसे काम कैसे मिलेगा। वो चलते चलते घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में ही उसे रात हो गई। रात का अंधेरा देखकर वो बुरी घबराने लगा और जल्दी जल्दी जंगल को पार करने लगा। लेकिन जंगल इतना बड़ा था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो एक जगह रुककर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ये जंगल तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। ना जाने और कितना बड़ा है ये जंगल। बिलाल यह सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो लकड़ियां लेकर जा रही थी। यह देख बिलाल की जान में जान आई। जरूर यह औरत इस जंगल में रहती है। अब रात में मैं इस औरत के घर ठहर सकता हूँ। भले ही यह मुझे खाने के लिए कुछ ना दे, लेकिन रहने के लिए आसरा तो जरूर दे सकती है। बिलाल चुपचाप उस औरत के पीछे चलने लगा। कुछ दूर चलने के बाद बिलाल ने देखा कि जंगल में एक छोटा सा घर है और उस घर के बराबर में एक छोटी सी झोपड़ी है। औरत ने लकड़ियों को झोपड़ी में रखा और खुद घर के अंदर चली गई। बिलाल जल्दी उस औरत के पास गया। बिलाल को देखकर वह हैरान रह गई। वो बिलाल से कहने लगी, अरे कौन हो तुम और यहाँ कैसे आना हुआ? आज से पहले कभी किसी नौजवान को इस जंगल में आते नहीं देखा। काकी, मेरा नाम बिलाल है। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मुझे गांव में कोई काम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए मैं शहर में काम की तलाश में जा रहा हूँ। लेकिन मुझे शहर जाने से पहले ही जंगल में रात हो गई है। आपको इधर लकड़ियों के साथ आते देखा तो मैं आपके पीछे आ गया। क्या आप मुझे रात भर के लिए अपने यहाँ ठहरा सकती हो? देखो, मैं तुम्हें जानती पहचानती नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रोक सकती और ना ही मेरे घर में तुम्हारे रहने के लिए जगह है। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम अपने रहने के लिए कहीं और जगह तलाश करो। काकी, इस जंगल में मैं और कहाँ जगह तलाश करूं? मुझे नहीं लगता कि कोई और भी इस जंगल में रहता होगा। काकी, अगर आप कहो तो मैं लकड़ियों की झोपड़ी में रह लूंगा। क्या तुम मुझे मूर्ख समझते हो जो तुम्हें लकड़ियों की झोपड़ी में रहने दूं? मैं तुझे जानती नहीं पहचानती नहीं। तेरा क्या भरोसा तू मेरी लकड़ियों को चुराकर भाग जाए तो?
इसलिए मैं तुझे लकड़ियों की झोपड़ी में नहीं रख सकती। काकी, ऐसा मत कहो। मैं चोर नहीं हूं। मैं तो बहुत भला और ईमानदार आदमी हूं। अगर आप मुझे यहां नहीं रहने दोगी तो मैं कहां जाऊंगा? जंगल में मुझे जंगली जानवर खा जाएंगे। तो इसमें मैं क्या करूं? जंगल में तो रोज ही खूंखार जानवर जीव जंतु और आदमी को मारकर खाते रहते हैं। अब मैं सभी को बचाते थोड़ी फिरूंगी। तू यहां से चला जा। मरे याचे मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उस औरत की बात सुनकर बिलाल समझ गया कि यह औरत बहुत बेरहम औरत है। इसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। जानवरों के बीच रहते रहते खुद भी जानवर जैसी हो गई है। अगर यह मुझे अपने घर में एक रात ठहरने की इजाजत दे देती तो इसका क्या बिगड़ जाता? आखिर रात भर की ही तो बात थी। ये मेरी माँ जैसी है। कोई जवान तो है नहीं कि मेरे से किसी छेड़छाड़ का खतरा हो। मगर नहीं, शायद यह बुढ़ापे में अपने आप को जवान समझ रही है। हे अल्लाह, मेरी रक्षा कर। बुढ़िया का विचार बदल दे। इस जंगल में अब इसके सिवा कहीं दूसरा आसरा नहीं है। बिलाल यह सोच ही रहा था कि वह औरत उससे बोली, सुनो, थोड़ी देर यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। मैं अपनी बेटी से पूछ कर आती हूँ कि तुम्हें यहाँ रखना है या नहीं। उस औरत की यह बात सुनकर बिलाल समझ गया कि बुढ़िया उसे क्यों नहीं रुकने दे रही है। बुढ़िया अपनी बेटी के पास गई और बोली, मरियम बेटा, हमारे घर में ठहरना चाहता है। तू एक बार उसे देख ले। तुझे किस टाइप का लगता है? तुझे अगर उससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं उसे रुकने के लिए कह दूंगी। माँ, इसमें देखने वाली कौन सी बात है? वह इस जंगल में रात भर कहाँ जाएगा? उसे रात भर के लिए यहाँ रुकने दो। बेचारा बहुत परेशान होगा। बेवकूफों जैसी बातें मत कर तू। उसे एक बार देख तो सही। माँ, आप भी हद करती हो। मैं उसे देखकर क्या करूँगी? मुझे क्या उसे विवाह करना है? हाँ, तुझे उसे विवाह ही करना है। अब तेरी विवाह की उम्र हो गई है और मुझे तेरे विवाह की चिंता होने लगी है। यह लड़का बहुत भोला और ईमानदार लगता है। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। इसलिए मेरी बात मान और उस लड़के को देख ले। हमें क्या पता, इसे अल्लाह हुआ है ने तेरे लिए भेजा है। वरना कितने साल गुजर गए, यहाँ कोई नहीं आया। मरियम ने दरवाजे से बाहर झांक कर देखा तो वह मरियम को अच्छा लड़का लगा। मरियम विवाह करना चाहती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ के सामने फिजूल में बनकर दिखा रही थी। माँ, मैं लड़के को देख चुकी हूँ। वो मुझे पसंद है। मैं उससे विवाह करने को तैयार हूँ। अपनी बेटी की बात सुनकर बुढ़िया बाहर आई और बिलाल से बोली, बेटा, तू मेरे घर में रह सकता है। अंदर आजा। बुढ़िया ने बिलाल को घर के अंदर बुला लिया। बिलाल ने सोचा, बड़ी मुश्किल से बुढ़िया उसे घर में रोकने के लिए राजी हुई है, इसलिए उसकी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। बिलाल सिर झुकाए घर में बैठा रहा। बिलाल जंगल में पैदल चलते चलते काफी थक गया था। थकान से वह बिस्तर पर पड़ते ही गहरे नींद में डूब गया। अगली सुबह वह खुद से नहीं जाग पाया। बुढ़िया की बेटी मरियम ने आकर उसे जगाया तो वह हड़बड़ा कर उठा और बोला, अरे अरे, माफ करना, मुझे उठने में थोड़ी देर हो गई। मुझे बहुत दूर जाना है। अच्छा, अब निकलता हूँ। इतना कहकर बिलाल जाने लगा, लेकिन मरियम ने उसे रोक लिया और बोली, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? कुछ जानते भी हो। मैंने रात में एक सपना देखा। सपने में मेरा आपसे विवाह हो चुका था। अब आप मेरे पति हैं, इसलिए आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये आप क्या कह रही हो? सपना सच थोड़ी होता है। और भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? आप पागल हैं क्या? मैंने सुना है सुबह का सपना सच होता है, इसीलिए अब मैं आपकी पत्नी हूँ और आप मेरे पति। मैं ये नहीं मानता। तुम पागल हो गई हो। मैं जा रहा हूँ। मुझे देरी हो रही है। शहर भी पहुँचना है। देखो, आप यहाँ से नहीं जा सकते। अगर चले गए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तुम ऐसा कुछ मत करना। मैं रुक जाता हूँ। मगर जब तुम्हारी माँ आएगी तो यह सब सुनकर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। माँ कुछ नहीं कहेंगी। वो तो कब से चाह रही है कि मेरा विवाह हो जाए। आपको देखकर तो वह बहुत खुश होंगी। बुढ़िया जब शाम के वक्त लकड़ियां लेकर घर आई तो घर में बिलाल को देखकर मन ही मन बहुत खुश हुई। वो जो चाहती थी वही हुआ। बेटी ने बिलाल को विवाह के लिए मना लिया। बुढ़िया बिलाल से बोली, बेटा, क्या हुआ? तुम शहर नहीं गए? क्या बात है? अभी तक यहीं पर हो? काकी, मैं शहर जा रहा था, लेकिन तुम्हारी बेटी ने जाने नहीं दिया। यह ना जाने कैसी कैसी बेवकूफों जैसी बातें कर रही है। लगता है यह पागल हो गई है।
फिर मरियम अपनी माँ को सारी बात बता देती है। फिर बुढ़िया बिला से कहती है, बेटा अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही कहीं जाने की। अब तुम हमारे साथ ही रहोगे। ये आप क्या कह रही हो काकी? भला सपने में कैसे शादी हो सकती है? बेटा, मैं कोई जंगली औरत नहीं हूँ। मैं ललितपुर गांव के जमींदार की पत्नी अस्मा हूँ। जमींदार ने एक नीच औरत के बहकावे में आकर दूसरी शादी कर ली और उस औरत के कहने पर ही उसने मुझे और मेरी छोटी बेटी को जिंदा जलाने की साजिश रची। जब मुझे इसका पता चला तो मैं अपनी नन्ही बेटी को लेकर गांव से भाग आई। तब से हम यहीं इसी जंगल में रहते हैं। इस जंगल में रहते हुए हमें 15 साल हो गए। लेकिन बेटा, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो भर ही जाता है। एक दिन उस नीच औरत ने जमींदार की हत्या करके अपने चहेतों के साथ जमींदारनी बन बैठी। लेकिन काकी, क्या यह बात राजा को पता नहीं चली? उन्होंने इसकी जांच नहीं की क्या? बेटा, उसने खुद ही राजा के पास जाकर जमींदार की हत्या का मामला दर्ज कराया ताकि किसी का शक उस पर ना जाए। लेकिन राजा के गुप्तचरों ने सब पता लगा लिया, जिससे सारे राज्य खुल गए। असली हथियारनी वह नीच औरत ही निकली। अब राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जल्द ही उसे फांसी हो जाएगी। लेकिन यह सब आपको कैसे पता चला? आपने तो कहा ना, यहाँ इस जंगल में कोई नहीं आता है। यह सब जब मैं लकड़ियां काट रही थी, तब हमारा पुराना वफादार नौकर मुझे यह खबर देने आया। बेटा, जमींदार लाख बुरे थे, मगर मरने से पहले उन्होंने सारी जमींदारी अपनी बेटी मरियम के नाम कर दी है। अब जमींदार तो रहे नहीं, जिससे अब पूरी जमीन हमारी है। कल हमारा नौकर हमें लेने आएगा और हम अपने घर लौट जाएंगे। मरियम तुम्हें अपना पति मान चुकी है, इसीलिए अब तुम उसके पति हो। काकी, आप सचमुच बहुत बड़े दिल की औरत हैं। इस दुनिया में कैसी कसी स्त्रियां होती हैं। कोई पति के लिए अपनी जान की कुर्बानी भी कर देती है और कोई लालच में अंधी होकर सब कुछ बर्बाद कर देती है। बिल्कुल बेटा, यही तो दुनिया है। इसमें भली औरत भी रहती है जो अपने पति के लिए सब कुछ न्योछावर कर देती है, और कुछ औरतें सिर्फ धन से मोह करती हैं। उनके लिए पति खिलौना होते हैं। जैसे बच्चा रोज नया खिलौना बदलता है, वैसे ही वह रोज पति बदलना चाहती हैं। लेकिन इंसान का दिल कभी ना कभी पछतावे से भर जाता है। मेरे पति जमींदार ने भी गलती की थी, मगर शायद मरते वक्त उन्हें ग्लानि हुई हो। तभी तो उस नीच औरत से छुपकर बेटी के पास ना रहते हुए भी सारी जमीन मरियम के नाम कर गए। अगले दिन बिलाल आसमा और उसकी बेटी मरियम के साथ जमींदार की हवेली पहुंचा। वहां अब न कोई घमंड था और न ही अन्याय, बल्कि सबके चेहरों पर खुशी और अपनापन झलक रहा था। मरियम ने जब जमींदारनी का स्थान पाया तो उसने भी समझ लिया कि असली राज उस दिल का होता है जो सबको बराबरी से सम्मान दे। उधर बिलाल अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ हंसी खुशी जीवन बिताने लगा। इस तरह हर किरदार ने अपने संघर्षों से सीख लेकर यह जाना कि मेहनत, ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति सम्मान ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। उम्मीद है कि इस कहानी से आपको भी कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो रीस टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगली कहानी तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।